It's Dhvanik here, and in this series, we are trying to give you every day one case study of economic law, that too in less than 10 minutes. Yes, you heard it right. Economic law के case studies जो है in your elective, you have approximately 54 case studies in your case study book as issued by ICAI. Along with that, if you pick up your mocks, etc., will go 25 more. And we have seen it in examinations that the case studies is the सबसे important core to get better marks in examinations. And even the last paper, there you had around 2 to 3 20-mark case studies which are directly from the ICS material. So how do you get it solved fatafat? That is in less than 10 minutes, because normally if you solve it, it takes a lot of time and a CA student lacks time. So this series is advantageously made for only one reason. Let's try to make it fast. इतना फास्ट कि आप एक दिन के अंदर सबके सब केस स्टडीज उड़ा सकते हो if you wish to. Let's start with one case study. This is case law number 1 of ICAI study mat. That is your case study book. And let's see how much time does this case study take once we finish it. So let's understand this case study. We are trying to give a name AAPL की दुनिया. In this case, just to get every case study का नाम होगा, उस रेफरेंस से हम उस केस को फिनिश करने की कोशिश करेंगे. तो इस कंपनी का नाम है AAPL. उनका बिजनेस है कॉटन का बिजनेस, और ये फैमिली बिजनेस है जहाँ पे फैमिली के पास 3/4 स्टेक पड़ा है. ये आपका पहला पैराग्राफ जो है उसमें ये चीज लिखी है. ठीक है, मूविंग फर्दर, अतवाल करके ग्रुप है, फैमिली ग्रुप. इन्होंने ये कंपनी का स्टेक ऑन करके रखा था. इस मिस्टर अतवाल के बाद एक और कंपनी के अंदर स्टेक है, उसका नाम है AAFL. तो AAFL इज अनदर फॉर्म जिसके अंदर अतवाल जी ने इन्वेस्ट किया, और यही अतवाल जी ने यहाँ पे AAPL में भी इन्वेस्ट करा था. अब AAFL क्या करता है? कंजम्पशन ऑफ कॉटन. जो AAPL कॉटन बनाता है उसका 50% कॉटन कौन कंज्यूम करता है? AAFL एज अ रॉ मटेरियल कंज्यूम कर लेता है. ठीक है, अतवाल जी जो है वो एक मेंबर है किसके? कपास किसान यूनियन के मेंबर है. पैरा नंबर 2 की बात हो रही है. यहाँ पे ये रेड मार्क किया है, वो क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन छुपा हुआ है. तो जब उन्होंने बोला अतवाल जी एक मेंबर है एक यूनियन के, मतलब यहाँ पे मुझे कार्टेल का कॉन्सेप्ट याद आता है, जो मतलब कॉम्पिटिशन एक्ट यहाँ पे टच हो जाता है. तो जस्ट टू गिव यू अ स्ट्राइक, पैरा 2 खत्म हो गया. पैरा 3 में लिखा है कि AFFL जो कंपनी है वो एक्सपोर्ट करती है अपने प्रोडक्ट्स, फाइनल प्रोडक्ट्स, एंड इन ब्रांड नेम कॉल्ड SS, एंड अलग अलग कंट्रीज में वो एक्सपोर्ट होता है. बात खत्म. अब AIFFL करके एक नई कंपनी की बात हो रही. वो क्या है? सब्सिडियरी किसकी? AFFL की सब्सिडियरी है. फेयर इनफ. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन छुपा है जो मैंने यहाँ पे कवर अप किया है एज अ क्वेश्चन, कि AIFFL की मल्टीपल ब्रांचेस अलग अलग पूरे कंट्री में, मल्टीपल ब्रांचेस. उसमें से टोरंटो ब्रांच जो है उनके पास फंडिंग की कमी थी. तो उन्होंने इंडियन होल्डिंग कंपनी से क्या मांगा? 4.6 CR मांगा एज व्हाट, कि हमें फॉरेन करेंसी में इतने इक्विवेलेंट INR के पैसे हमें फॉरेन करेंसी में दीजिए, हमें फंड्स की जरूरत है. और उन्होंने टोरंटो ब्रांच का टर्नओवर बताया यहाँ पे 39 करोड़ एंड 46 करोड़. मैंने क्या किया? पूरा पैराग्राफ से क्वेश्चंस के छोटे छोटे रेलेवेंट पार्ट को यहाँ पे पैराग्राफ वाइज कन्वर्ट किया. ये नंबर्स मतलब पैरा नंबर है. इसके अंदर EEFC अकाउंट से 4.6 CR प्रिंसिपल कंपनी को इंडिया की अभी टोरंटो ब्रांच को बेचने थे. दैट वाज, तो मतलब यहाँ पे इतने संबंध में हमें क्या कवर होता है कि यहाँ पे फेमा कवर होगा. गोइंग फर्दर, ये कहता है AFFL जो ब्रांड है, कंपनी है, वो सेल करती है अपने प्रोडक्ट्स टू रिटेल आउटलेट्स एंड आल्सो टू डिस्ट्रीब्यूटर्स. अपने आउटलेट से और अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू वो सेल करती है, और डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच में उन्होंने ऐसे प्राइस एग्रीमेंट एंटर करे हैं जहाँ पे प्राइस में कुछ इश्यूज ना हो, यूनिफॉर्म रहे, पैन इंडिया पैन वर्ल्ड. तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन छुपा हुआ है रिगार्डिंग कॉम्पिटिशन एक्ट, कि प्राइसिंग को इसने यूनिफॉर्म रखा है. तो एक क्वेश्चन बना. नंबर 2, इन्होंने बोला है कि उनके प्रोडक्ट्स की कॉस्ट, उनके प्रोडक्ट्स की सेलिंग प्राइस और उनके प्रोडक्ट की रिलाइज प्राइस, ऐसा करके 3 अलग अलग प्रकार के प्राइसेस दिए हैं क्वेश्चन के अंदर. तो प्राइसेस के 150 रुपए का कॉस्ट है, 300 या 500 से बेचते थे. अब वो लोग क्या करना चाह रहे हैं?
दे वांट टू रिड्यूस द प्राइस टू डिस्काउंटेड प्राइस। तो यहाँ पे हुआ क्या है कि 150 रुपए का जर्सी 300 से 500 के एसपी पे था, उन्होंने उसको 250 तक के नए डिस्काउंट रेट पे लाने की कोशिश की है। हिजाब 500 रुपए की प्राइसिंग का कॉस्टिंग था, उसको 1000 का नॉर्मल प्राइस था, उनको उन्होंने 950 से 450 के बीच में डिस्काउंट कर दिया। एक क्वेश्चन के अंदर छुपा है। उसके बाद एएफएफएल के ऑडिट फिगर्स दिए गए हैं पैरा नंबर 6 में, ऑडिट फिगर्स में लिख के रखे हैं। उसके बाद एएफएफएल अक्वायर्ड अ न्यू कंपनी कॉल्ड एसएफएल। तो यहाँ पे एक्विजिशन की बात हुई है, मतलब यहाँ पे एक प्रकार का कॉम्बिनेशन की बात होती है। वो कॉम्बिनेशन के लिए यहाँ पे टर्नओवर, बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू दिया गया है। से आई एम ट्राइंग टू मेक योर लाइफ सिंपलर, दैट्स इट। अब यहाँ पे उसके बाद एएफएफएल जो को कुछ यूज्ड प्लांट मशीनरी खरीदने थे, यूज्ड प्लांट एंड मशीनरी खरीदने थे, और यूज्ड प्लांट एंड मशीनरी के पार्ट पे गाइस ट्राइस्पन तो एक कंपनी थी, ट्राइस्पन जैसे वेल्सपन होती है, ट्राइस्पन उसके पार्ट एंड मशीनरी खरीदने थे, क्योंकि वो ऑलरेडी किस पे थी, लिक्विडेशन में थी, सीआरपी में थी। बट हुआ क्या कि द मोमेंट दे वर वेटिंग फॉर एक्विजिशन, इन्होंने लिखा है कि पीएमएलए का अटैचमेंट हो गया, लॉन्ड्रिंग आ गया बीच में। तो सीए अनूप पित्तल जो थे, उनके रिजर्व प्रोफेशनल थे ट्राइस्पन के। अब हुआ क्या, सीआरपी चाहता था कि आरबी के कंट्रोल में रहे एसेट्स इन सीआरबी, लेकिन पीएमएलए में अटैचमेंट हो गया। और अनूप मित्तल ने अपोज किया इस बात को कि आप पीएमएलए में अटैच नहीं कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी क्या चालू है, आईबीसी का ऑडिटोरियम चालू है। ये बात इस पैराग्राफ में की गई है। और पैरा नंबर 9 में प्रमोटर्स जो थे, और एडमिन अथॉरिटी ने प्रमोटर्स ऑफ दिस कंपनी ट्राइस्पन के प्रमोटर्स को जितनी भी प्रॉपर्टीज थी उनकी पर्सनल, वो सबको अटैच कर दिया अंडर पीएमएलए। ये बात आपके पेज नंबर 9 में लिखा है, पैरा नंबर 9 में लिखा है। तो यहाँ पे टोटल 9 पैरास थे, और 9 पैरा की स्टोरी यहाँ पे फिनिश होती है। एक और रिकैप एंड देन टू द सॉल्यूशन। पहले पैराग्राफ के अंदर सिर्फ एपीएल है, इंडो कॉटन बिजनेस, और उनका फैमिली बिजनेस है, जहाँ फैमिलीज के पास 3/4 स्टेक है, प्रमोटर्स उनके पास है। नाउ सेकंड एलिमेंट में अटवाल जी जो प्रमोटर थे फैमिली बिजनेस 3/4 स्टेक, उन्होंने एक और बिजनेस है एएफएल नाम का, और वो लोग क्या एक्वायर करते हैं, कॉटन फ्रॉम एपीएल, उसे वो कपड़े बनाते हैं अलग अलग टाइप के। वो एक मेंबर भी है कपास किसान यूनियन के, काइंड ऑफ अ कार्टून। नाउ एएफएफएल एक्सपोर्ट करता है अपने कॉटन कपड़ों को। ये आपका पहला नंबर 3 था। पहला नंबर 4 के अंदर टोरंटो ब्रांच, उसके वन ऑफ दी ब्रांचेस की एआईएफएफएल की, उनको फंड्स की जरूरत थी, एंड दे वांटेड इक्विवेलेंट फॉरेन करेंसी फ्रॉम इंडिया अमाउंटेड टू 4.6 फ्रॉम ईईएफसी अकाउंट। यहाँ पे फेम आ जाता है बीच में। फिर उन्होंने कहा कि वो लोग सेल करते हैं थ्रू रिटेल आउटलेट एंड डिस्ट्रीब्यूटर, और डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए उन्होंने प्राइसिंग एग्रीमेंट बनाया था। यहाँ पे क्वेश्चन छुपा हुआ है। फिर प्राइसिंग के अलग अलग नॉर्म्स, उनका कॉस्ट क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, डिस्काउंट प्राइस क्या है, टू एंटर इनटू मोर मार्केट एंड पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी। फिर फिगर्स ऑडिट्स के दिए एक पार्ट पे। फिर हमने कहा कि एएफएफएल एसएफएल को अक्वायर कर रहा है, कि आपका कॉम्बिनेशन में सीसीआई में कवर होगा, कमीशन एक्ट में। उसके बाद हम पालन मशीन खरीदना चाहते हैं ट्राइस्पन के, और ट्राइस्पन के खरीदने गए तो वो ऑलरेडी आईबीसी में था, और लेकिन अटैचमेंट कहाँ पे हुआ, पीएमएलए में हुआ। तब उनके अनूप मित्तल के जो उनके ऑडिट आरपी थे, उन्होंने अपोज किया कि आप अटैच पीएमएलए में नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या शुरू हुआ है, यहाँ पे आईबीसी शुरू हुआ है। तो भाई देन फाइनली ट्राइस्पन के प्रमोटर्स पे कुछ इश्यूज हुए थे, तो उनके पर्सनल प्रॉपर्टीज अटैच हो चुके थे। यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त होता है, और इसके आंसर्स को मैंने समराइज करा है। लेट्स सी हाउ इट गोज फॉर योर। पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये छुपा हुआ है कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी को अटैच किया पैरा नंबर 9 में, ये अटैचमेंट जो किया गया है उसकी वैलिडिटी क्या है, प्राइवेट प्रॉपर्टी की है, प्राइवेट प्रॉपर्टी की। तो उन्होंने आंसर में क्या आएगा बच्चा, कि आपके मॉड्यूल के पेज पे 4.18 ऑफ योर मॉड्यूल रिगार्डिंग पीएमएल, ये रेफरेंस आता है कि 365 डेज इज अ मैक्सिमम टाइम पीरियड फॉर अटैचमेंट, फॉर पर्सनल अटैचमेंट्स का टाइम पीरियड, या फिर अगर कॉरेस्पॉन्डिंग कंट्री में हुआ है तो उस कंट्री के लॉ के हिसाब से आपके टाइम पीरियड डिसाइड होंगे। तो इसका आंसर क्या है, प्राइवेट प्रॉपर्टीज के लिए 365, और या फिर कोई पर्टिकुलर कंट्री का कॉरेस्पॉन्डिंग लॉ अगर उस कंट्री में अटैचमेंट हुआ है तो ये आपका पहला आंसर समाप्त
प्रोविजनल अटैचमेंट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टीज और प्रमोटर अंडर पीएमएलए 65 डेज, और या फिर उस कंट्री, जिस कंट्री में ये अटैच हो उस कानून में क्या लगेगा, उस रेफरेंस से होगा। फिर आता है विड्रॉल। क्वेश्चन नंबर 2 एमसीक्यू का है कि एक्सपेंसेस के लिए जो टोरंटो की ब्रांच ने पैसे मांगे थे, क्या वो ईएफसी अकाउंट से विड्रॉ हो सकते हैं? आंसर है कोई लिमिट ही नहीं है, जितना चाहे उतना विड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे कुछ 4.6 करोड़ जितना कुछ मांगा था, आंसर इज यस, कोई लिमिट नहीं है। मैंने यहाँ पे सिर्फ एक्स्ट्रैक्ट दिया है कि कौन से केसेस में ये अलाउड है, just for your reference purpose, but answer is what? EFC में reference allowed है। See what happens, it's a huge module। हमारे पास चांस होना चाहिए कि जितने क्वेश्चन ऑलरेडी इंस्टीट्यूट ने दिए, अगर वो हमने कवर अप नहीं करे तो मॉड्यूल पढ़ना और ढूंढना इट्स इम्पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ऑफ एमसीक्यू, यहाँ पे रीसेल प्राइस मेंटेनेंस की बात करी गई है। मतलब क्वेश्चन ये पूछा गया था कि यहाँ पे ये लोग ने जो प्राइस डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच में जो प्राइस कंट्रोल करने के लिए एक यूनिफॉर्म प्राइसिंग बनाया है, उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? रीसेल प्राइस मेंटेनेंस कहते हैं। रीसेल प्राइस एमसीक्यू गेट्स ओवर। पार्ट नंबर 4, एएफएल ने जो कॉम्बिनेशन क्रिएट करा है, तो क्या ये कॉम्बिनेशन के लिए कोई अप्रूवल लेना पड़ेगा सीसीआई का? नॉर्मली कॉम्बिनेशंस को, मतलब मर्जर्स के लिए सीसीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड कि वो मर्जर मोनोपोली क्रिएट तो नहीं कर रहा है या फिर कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट नहीं कर रहा है जो पब्लिक इंटरेस्ट में ना हो। तो इसमें एक लिमिट दी गई है एग्जामिशन की कि अगर टर्नओवर 350 करोड़ के नीचे हो या 1000 करोड़, सॉरी एसेट वैल्यू 350 करोड़ के नीचे हो या फिर 1000 करोड़ के नीचे टर्नओवर, तो आपको एग्जामिशन मिलेगा। और यहाँ पे आप जो अक्वायर करने जा रहे थे उसकी टर्नओवर एंड एसेट वैल्यू कम थी 10,000 करोड़, इसीलिए इसके लिए क्या रहेगा? This is exempted. This is exempted on that note because the value is less than that. लेकिन नंबर 2 लिखा है कि एग्जामिशन फॉर टेकिंग अप टू सीसीआई, ये कब तक है पता है? 31 मार्च 21 तक। मतलब अगर इसके बाद में कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो फिर एग्जामिशन नहीं है, आपको सीसीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा। दैट्स द लॉ। गाइस इंपॉर्टेंट है डेट पिक करना। अभी 22 चल रहा है यूएस में, इसलिए एग्जाम में क्या पूछेंगे? एग्जाम में अगर लास्ट डेट पूछा गया है बिफोर 21 तो फिर एग्जामिशन अप्लाई होगा, अगर एग्जामिशन अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो यहाँ पे अनूप मित्तल ने जो ऑब्जेक्शन लिया कि पीएमएल अटैच कैसे कर सकता है, आईबीसी चालू है, मोरेटोरियम चालू है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं सिर्फ एक ही चीज आपके रेफरेंस के लिए कि मैंने अलग प्रोविजन मैच किया। तो क्वेश्चन का बेसिस ये रहता है यहाँ पे कि अगर पीएमएलए और आईबीसी दोनों एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, मतलब पीएमएलए कुछ कह रहा है, आईबीसी कुछ कह रहा है, अटैचमेंट दोनों जगह पे लिखा गया है, तो एसेट का अटैचमेंट कौन कर पाएगा? सिंपल है कि पीएमटी मशीन्स वर्सेस डेप्यूटी डायरेक्टर्स, ये केस रेफरेंस आपके बुक में अवेलेबल होगा। इसमें क्या आंसर है? आईबीसी ओवरराइड्स पीएमएलए, आईबीसी ओवरराइड्स पीएमएलए। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया सेकेंड एलिमेंट पे कि यहाँ पे जो लिखा गया था कि मिस्टर अतवाल एक मेंबर है कपास किसान यूनियन के, तो इनका काम क्या होता है कि भाई हम प्रिवेंट, वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल द डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स और सर्विसेज दे आर बेसिकली बीन डीलिंग विद। तो क्या ये वैलिड है या इनवैलिड है? दैट्स द क्वेश्चन आस्क्ड। तो यहाँ पे हम कार्टेल का मीनिंग, रेफरेंसेस सब लिख सकते हैं एज पर द कंटेंट। लेकिन इतना क्लियर रखना है कि कार्टेल कोई वैलिड इनवैलिड नहीं होता अगर उसका इम्पैक्ट इज टू क्रिएट एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन, कोई वो इनवैलिड रहता है, अदरवाइज वो रहता नहीं। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि भाई इस क्वेश्चन में ऐसा लिखा नहीं था कि वो एडवर्स इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, इसलिए ये कार्टेल वैलिड माना गया है। तो यहाँ पे उन्होंने सिर्फ उसका ओपिनियन दिया है, डेफिनेशन लिखा है एंड देन फाइनल कंक्लूजन दे दिया कि वो वैलिड है, क्योंकि इसके ऊपर एडवर्स इफेक्ट का पार्ट नहीं है। फिर उन्होंने पूछा ईईएफसी अकाउंट कौन कौन ओपन कर सकता है? तो सी दिस इज बेसिकली अकाउंट जहाँ पे आप अपने फॉरेन करेंसी रख सकते हो, आपको कन्वर्ट नहीं करने पड़ेंगे इनटू आईएनआर एनी टाइम, आपके ट्रांजैक्शन कॉस्ट बच जाएंगे, आप आपको फ्री रिपैट्रिएट कर सकते हो। तो कोई भी इंडिविजुअल एक्सपोर्टर इंपोर्टर
जिसको फंड की जरूरत होती है वो रेगुलरली वो ये रख सकता है, उसे विड्रॉ करना पड़ेगा, नहीं वो इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे वो क्या ओपन EFC आपके पास इंडेक्स होगा फॉरेक्स का, उस इंडेक्स से आप इसको काउंटर कर सकते हो। खाली लिखना क्या है, कौन कौन EFC अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो आपका हर चीज आपके केस स्टडी में लिखा नहीं होता, पर इस सीरीज का एडवांटेज ये है कि आप केस स्टडीज पढ़ भी लो और आपका टाइम भी कम लगे। लास्ट पार्ट इन्होंने पूछा यहाँ पे कि इन्होंने जो प्राइसिंग कम कर दी थी यहाँ पे, अब यहाँ पे देखोगे ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पे उन्होंने प्राइसिंग कम कर दी थी। कॉस्ट इतना था, प्राइस पहले इतना था, अब उन्होंने नया प्राइस डिस्काउंटेड कर दिया था। तो क्या ये गलत है? तो इन्होंने बोला कि गलत तब होता अगर इससे कॉम्पिटिशन हट जाती, गलत तब होता जब कस्टमर्स को नुकसान होता, बट अगर कस्टमर्स को गेन हो रहा है तो ये गलत नहीं है। नंबर 2 इन्होंने ये पूछा क्या ये प्रीडेटरी प्राइसिंग मानी जाएगी, तो आपको यहाँ पे उसका मीनिंग लिखना है, डायरेक्टली छापना है, बट उसका मीनिंग है क्या कि प्रीडेटरी प्राइसिंग तब मानी जाती अगर उसकी वैल्यू in terms of cost, in terms of selling price will be lesser than cost, लेकिन यहाँ पे प्राइस इज नो लेसर देन कॉस्ट, इसीलिए इसे प्रीडेटरी प्राइसिंग मानी नहीं जाएगी ऑन ओवरऑल बेसिस। ठीक है, तो दैट्स बेसिकली द लास्ट पार्ट ऑफ द आंसर, एंड इसे प्रीडेटरी माना नहीं जाएगा। नॉर्मली व्हेन आई शुड टेक केस स्टडीज विद योर गाइस लाइव, वो एक एक घंटा लगता था पूरे केस स्टडी को पढ़ने में। दिस मे बी टेकिंग लेस देन 10 minutes to do it. If you like it, please let me know so that I'll be doing it every day 1 to 1 to आपके आराम से 10 मिनट में ये क्वेश्चन होते जाएंगे। It takes me time, but definitely it will not take your time. Thank you.